सर आपने हमको गोल्ड स्मिथ बोला, मैं अपने आप को मिस्टर स्मिथ बोलूंगा। अंग्रेजी में मिस्टर स्मिथ आम आदमी को कहते हैं। सो आई वुड लाइक टू बी आम आदमी। सर आपको आपने क्वींस गैम्बिट की बात की सर, और आपको मेरा ओपन चैलेंज है। आप अपने कॉलेज में चेस चैंपियन थे, मैं भी चेस चैंपियन था, तो एक दिन शतरंज खेलेंगे। नेक्स्ट टाइम आप पुणे आएंगे, मैं चेस बोर्ड लेके आऊंगा आपके ताज होटल में। सर जहाँ तक मैं इसको, जैसे अभी बातचीत हो रही थी, आपने कहा था आपने कहा था कि हम खाली एक ही बीमारी की तरफ देख रहे हैं, और दूसरे वी हैव गॉट मेनी अदर डिजीजेस, मेनी अदर चैलेंजेस, पर्टिकुलरली पुअर कंट्री लाइक इंडिया। हमारे यहाँ डेंगू है, हमारे यहाँ जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, मलेरिया है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है, 2000 बच्चे चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन से रोज मरते हैं, टीबी से 1400 लोग मरते हैं। तो हम इसको शतरंज के खेल जैसे हम इसको कंपेयर किए थे एक लेख में, कि हम खाली एक क्वीन को देख रहे हैं। सडनली एक नया बीमारी आया जो कि शतरंज का वजीर बन गया, जिसको क्वीन कहते हैं, और हम उसी के पीछे लगे हैं। बाकी हमारे इतनी गोटियां खत्म हो रही है, जो कि हमारे अदर मोर्टेलिटी है, उसको हमने नजरअंदाज कर दिया। वी आर नेग्लेक्टिंग दोज। तो पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स के ये विरुद्ध जाता है। पब्लिक हेल्थ मीन्स यू हैव टू वे एवरीथिंग, यू हैव टू प्रायोरिटाइज विच डिजीज इज कॉजिंग द मेजॉरिटी ऑफ द फेटेलिटी, मोबिलिटी एंड। तो इसका जो इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट अभी जो बताया 1-2%, तो केस फेटेलिटी रेट है जो अस्पताल में भर्ती होते हैं 1-2%। अगर इसका इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट देखा जाए कि कितने लोगों को ये कोरोना होता है, 80-90% को एसिम्प्टोमेटिक होता है, और कितने लोग का देहांत होता है अनफॉर्चुनेटली, तो उनमें से हमारा जो भी सर्वेज हुए उससे हमारा 0.1% या 0.05% हमारा मोर्टेलिटी है कोविड-19 से। और अभी तो ओमिक्रॉन है, वो 10 टाइम्स कम है उसका मोर्टेलिटी। तो आप देखिएगा इसका तो बहुत ही कम मोर्टेलिटी है। तो पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी ये बिल्कुल बनता नहीं, पर्टिकुलरली इन पुअर कंट्रीज। और चिल्ड्रन में तो बिल्कुल नहीं बनता। चिल्ड्रन में कोई मोर्टेलिटी मोबिलिटी नहीं है हेल्दी चाइल्ड में। तो जो हमारा जनरल हेल्थ को, उसको हम अगर ध्यान देंगे तो हमको एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल के हिसाब से। कौन लोग रिस्क अप्रोच होना चाहिए, जो हाई रिस्क ग्रुप को हम स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, उनको फोकस वैक्सीनेशन कर सकते हैं, उनको फोकस प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये बड़े बड़े जो एपिडेमोलॉजिस्ट है, जैसे मार्टिन कुल्डॉफ, जय भट्टाचार्य या सुनेत्रा गुप्ता, उन्होंने ये वेलिंगटन डिक्लेरेशन बोला था, वो हमारे कंट्री के लिए बहुत एप्लीकेबल है व्हेन वी हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। तो वो जो हाई रिस्क पॉपुलेशन को हम उनको ये करें, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ वही कहता है। और जहां तक अभी डॉक्टर संजय राय ने भी कहा, साइंस को तो बिल्कुल नजरअंदाज किया है। जो मार्टिन कुल्डॉफ है, जो आपके हार्वर्ड के एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा इस पैंडेमिक में, इन दिस पैंडेमिक द पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स और साइंस हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो एंड कॉमन मैन हैज बीन थ्रोन अंडर द व्हील्स ऑफ द बस। जैसे डॉक्टर पांडव ने भी बोला, जो कॉमन मैन है रास्ते में आ गए, माइग्रेंट्स है पैदल जा रहे हैं, और साइंस को आपने खिड़की के बाहर फेंक दिया है। तो अभी हमारा को अभी आगे बढ़ने के लिए अभी हमको साइंटिफिक प्रिंसिपल से जाना है। और ये बहुत खुशी की बात है कि थोड़ा बहुत कबूल कर रहा है सीडीसी भी कि नेचुरल इम्यूनिटी बोल के कोई चीज है। क्योंकि हमारे पॉपुलेशन में जो भी सीरो सर्विस की है, काफी लोग 80% बच्चे को भी एंटीबॉडीज मिले हैं दिल्ली में, तो जबकि उनको वैक्सीन नहीं चालू हुआ। तो इसका हमको अभी फायदा उठाना चाहिए और हमका रिसोर्सेज बचाना चाहिए। थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी एडवाइजर्स कौन है, उनके बारे में हमको बता दीजिएगा। तो दूसरा सवाल है, वेलिंगटन डिक्लेरेशन की जो आप बात की, उसका इंडिया में इम्प्लीकेशन क्या है, हमको सरल भाषा में बता दीजिए। ये तो मेरे 2 सवाल आपके लिए। पहला सवाल तो शायद गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम है, या एडवाइजर्स को भी मालूम नहीं है कि कौन किसको एडवाइस कर रहा है। और मेरे को तो बिल्कुल नहीं मालूम है, क्योंकि आई एम नॉट इन द इनर सर्कल। तो गवर्नमेंट एडवाइजर्स तो आईसीएमआर कर रहे हैं, या करना तो चाहिए सेंट्रल डिजीज कंट्रोल सीडीसी को, नेशनल सीडीसी को करना चाहिए। पर आपको दिल्ली वाले को ही ज्यादा मालूम है कि दिल्ली दरबार में क्या हो रहा है। मैं तो दिल्ली से काफी दूर हूँ, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी मेरे को नहीं है गवर्नमेंट को कौन एडवाइस कर रहे हैं। कई बार आते हैं टीवी में एडवाइस करने वाले, कोई कार्डियोलॉजी वाले होते हैं, कोई ऐसे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट है, कोई हेपेटोलॉजी वाले हैं। तो ये सब मिक्स्ड एक खिचड़ी टाइप है।
तो मेरे को तो लगता है कि कोई ऐसा प्रॉपर चैनल या कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को जो लगता है कुछ हमको समझ में नहीं आता। बैरिंगटन डिक्लेरेशन के बारे में मैं थोड़ा कहूंगा, जिसमें थोड़ा मेरे को समझ जो है कि ये बैरिंगटन डिक्लेरेशन अक्टूबर 2020 में इन्होंने 3 बड़े बड़े वर्ल्ड के एपिडेमोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर जय भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर सुनेत्रा गुप्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और डॉक्टर मार्टिन कुल्डॉफ ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। ये तीनों ने ये एक प्रपोजल दिया था कि ये जो ऐसे हम इसमें फंस गए हैं, वी हैव एंटर्ड इनटू सच अ, जैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में लॉकडाउन हो गया है, बिजनेस को सेटबैक हो गया, स्कूल कॉलेज बंद है, इसमें से निकलने के लिए उन्होंने तब तक जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट हुआ था, जितना को हमको बीमारी के बारे में पता चला, वायरस के बारे में पता चला, उसके बेसिस पे, उसके लक्ष्य पे उन्होंने ये प्रपोजल दिया था, समझो ये उन्होंने सुझाव दिया था कि जिस हिसाब से जो हाई रिस्क ग्रुप है, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ टाइम फर्क है, जैसे कोई चाइल्ड को ऑलमोस्ट 0 रिस्क है, तो उससे कई ज्यादा रिस्क है एल्डरली को, कोमोर्बिडिटी को। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा था कि सबके लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, सबके लिए इसकी जरूरत नहीं है। जो लोग रिस्क में नहीं है, जो यंग हेल्दी पीपल है, जो बच्चे हैं, वो अपना काम करे, स्कूल वगैरह खोल दीजिए, बिजनेस वगैरह खोल दीजिए। जो बुजुर्ग लोग हैं और जो कोमोर्बिडिटी है, उनको फोकस प्रोटेक्शन दीजिए, और इससे क्या होगा कि जो नेचुरल इन्फेक्शन, ऐसा उनको फिर मिसअंडरस्टैंड भी किया, उनको बहुत जो मेन स्ट्रीम जो कंसेंसस था, जो फौजी का गैंग था या जो था, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये कह रहे कि सबको इन्फेक्ट कर दो। तो उनका ऐसा मतलब नहीं था, उनका मतलब यह था कि जो लोग को रिस्क नहीं है वो अपना काम करे, और हो सकता है उनको नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगा, नॉट अनड्यूली एक्सपोजिंग देम बट इन द नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स, जो कि ऐसे भी हो गया। जैसे हमारे देश में वैक्सीन आने के पहले ही 70-80 प्रतिशत लोगों को इन्फेक्शन हो ही गया, जो कि हम रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो उन्होंने यही कहा था बैरिंगटन डिक्लेरेशन में, दैट इससे क्या होगा, आपको इकोनॉमी को लॉस नहीं होगा, आपका स्कूल को लॉस नहीं होगा, और बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा। पैंडेमिक विल स्टेबलाइज मच फास्टर रादर देन क्लोजिंग एवरीथिंग, क्लोजिंग द होल सोसाइटी एंड वेटिंग फॉर द वैक्सीन, जो कि अभी नजर आ रहा है। अभी वैक्सीन आ गया, वैक्सीन के बाद भी ट्रांसमिशन नहीं रुका है, नए वेरिएंट आ गए वगैरह वगैरह, और वैक्सीन के पहले भी कई लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। तो जो उनका ऑब्जेक्टिव था लॉकडाउन का या वैक्सीनेशन का, वो तो हासिल हुआ नहीं। नुकसान क्या हो गया कि हमारा बिजनेस लॉस हो गया, एजुकेशन लॉस हो गया, 2-2 साल स्कूल बंद है, उसमें साइकोलॉजिकल लॉस है, ट्रॉमा है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर हर्षल भी कह रहे थे कि उनका साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ भी बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुआ। तो बैरिंगटन डिक्लेरेशन बहुत ही लॉजिकल एक ये था, जिसको कि अगर कोई थोड़ा बहुत स्वीडन ने फॉलो किया था, और आप देखेंगे स्वीडन ने स्कूल बिल्कुल नहीं बंद किया था, हालांकि छोटा कंट्री है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है, फिर भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर से देखा जा सकता है। स्वीडन ने स्कूल थ्रू आउट खुले थे उनके, और उनका कोई ना चाइल्ड मोर्टेलिटी मोबिलिटी बढ़ा, ना स्कूल टीचर में मोबिलिटी मोर्टेलिटी बढ़ा, ना ही उन्होंने कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल गया, ना ही वो बड़े को लाके बीमारी फैलाया। तो स्वीडन ने किया था। अभी आप केसेस देखेंगे, पूरा वर्ल्डोमीटर में देखेंगे, स्वीडन का कर्व बिल्कुल फ्लैट है, ना इधर वहां पे केसेस हो रहे हैं ना डेथ्स हो रहे हैं। तो ऐसा वो बैरिंगटन डिक्लेरेशन के हिसाब से अगर हम चलते तो शायद काफी हद तक हमारा जो सेटबैक्स है, जो कोलैटरल डैमेज पर्टिकुलरली, वो नहीं होता। धन्यवाद। स्पेसिफाई करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ है, थोड़ी सी कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, डायबिटिक भी हैं, ब्लड प्रेशर भी है, थोड़ा सा हार्ट का भी है। क्या हमें उनको बूस्टर डोज देनी चाहिए सर, या बिल्कुल मतलब रहने देना चाहिए? क्योंकि उनको 2 डोज तो लगी हुई है, अब बूस्टर डोज के लिए रोज मैसेज आ रहा है, तो हम उसका डिसीजन नहीं ले पा रहे। उसके लिए मैं गाइडेंस देख रही हूँ सर, अगर आप मुझे गाइड कर सके। आप कहाँ रहते, कहाँ पे, दिल्ली में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जी सर, हम दिल्ली में रहते हैं सर। अभी जैसे मैं जहाँ तक मैं कहता हूँ लोगों को कि जो दिल्ली में जैसे पिछला सीरो सर्वे हुआ था, 80 आपको पहला डोज का सीरो सर्वे के पहले लिया था जब हुआ था, तो जो भी है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन। हाँ बताइए। हाँ, हम लोग इन्फेक्टेड भी नहीं हुए हैं, हमें मतलब गुरुजी की कृपा से अभी तक हम लोग बचे हुए हैं। तो हम उस सीरो सर्वे वगैरह हम किसी का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन हमने दोनों उनको डोज लगवाया है। अब बूस्टर डोज के लिए हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं।
इनका जैसे नहीं, सीरो सर्वे जैसे इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, पर मेजोरिटी लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो आपका कैसे पता चलेगा कि आप जैसे इंडिया में जैसे ओमिक्रॉन अभी जैसे फैल रहा है, या इसके पहले भी जो वेव डेल्टा वेव में भी 70-80% था, दिल्ली में तो ज्यादा ही भारतीय लोगों को हो गया था, एक प्रकार से सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया था। क्योंकि मेरे को भी हो गया था, मेरे को भी कोई सिम्टम नहीं आया, मैं भी एल्डरली हूँ, 67 ईयर्स एज है, मेरा एंटीबॉडी 10 टाइम्स हाई था बिगर कोई सिम्टम के, और मैंने बल्कि एक भी डोज नहीं लिया, क्योंकि मैं नेचुरल इन्फेक्शन में बिलीव करता था, तो मैंने आज तक एक भी डोज नहीं लिया। तो अगर 2 डोज, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई इंडियन 2 डोज ले लेता है, उसका 2 का 3 बनता है, क्योंकि एक उसका नेचुरल इन्फेक्शन भी ऐड हो जाता है। तो अभी ये तो जैसे इन लोग जो बूस्टर बोल रहे हैं, ये बिल्कुल कंफ्यूजन में इन लोग बूस्टर बोल रहे हैं, क्योंकि इनके वैक्सीनेशन के बाद भी केसेस हो रहे हैं। जैसे इजराइल में अभी 4th बूस्टर के लिए जा रहे हैं, और अभी जो कुछ स्टडीज आए हैं यूरोप से, उसमें पाया गया है कि अगर आप ज्यादा बूस्टर देते हो तो उससे एक प्रकार से टी सेल एग्जॉशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि नेचुरल इन्फेक्शन होने से जो कि हमको रिस्पॉन्स आना चाहिए, कई बार वो भी नहीं आता है। तो ज्यादा बूस्टर भी हानिकारक हो जाता है। और हमारे देश में जो कोरोना वायरस ऐसे ही सर्कुलेट होते रहते हैं, दूसरे कोरोना वायरस से भी क्रॉस इम्यूनिटी होता है। तो अगर उनका ओवरऑल हेल्थ अच्छा है, अगर उनका कोमोबिडिटी है, आपने कहा तो कोमोबिडिटी, अगर डायबिटीज है तो अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए डायबिटीज, अगर बीपी है तो कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप कोमोबिडिटीज को अच्छे से कंट्रोल कीजिए तो वही रिस्क फैक्टर बनता है। और ऑलरेडी 2 डोज ले चुका है, तो मेरे इससे तो अच्छे से वो प्रोटेक्टेड है। अब डॉक्टर साल्वे अगर कुछ undue attention is given to this Omicron, this entire COVID-19, undue attention is given to it, undue. That's the tragedy of this entire story. Sanjay, Amitabh, Harshal, what do you have to say? we Sanjay, should be sir. treating it, we should be treating it like any other disease. There are so many diseases, and each case, rather than one size fits all and close the world, take care of the comorbidities. This has been a pandemic of comorbidities. So if you take care of your obesity, world is becoming obese. The Western countries are 3 times more obese than Asian African. They are badly hit. Or middle class is also becoming obese, and we are also gathering the comorbidities. So general health, control of obesity is most important. Most of the high risk was the obesity. Then diabetes, treatment of diabetes and treatment of non-communicable disease, and all the risk factors, exercise, and as fruits, as told by Dr. Herschel, good fruit consumption, good exercise, good sleep. And all this we are losing out with the fast generation. We are taking fast food and smoking and alcohol and sedentary lifestyle, mostly the sedentary lifestyle. So all these are making us vulnerable. We are not going to the outdoor. We are not exercising. So if we take care of this, we can stay here. Amitabh, the prevalence of mental disease has increased a lot. Mental illness. It has aggravated. And mental stress reduces immunity also. People are panicked, they lost some impact, they drink more, smoke more, eat more. That also reduces immunity, besides the neuroendocrine suppression of immunity. So everything is correlated. General health is more important than one virus at a time. There may be many viruses in future, but if we have general health, we can tackle all viruses as a health promotion approach, rather than one virus at a time. We cannot have vaccines for, there will be hundreds of viruses. We can't have 100 vaccines with 3 boosters for every vaccine. We will be having 300 vaccines. That means every week we will have to take a vaccine if we go in this manner. Vaccine should be used. Vaccine should be used, focused, depending on the risk, but not across mass vaccination. Sir, you raised a very important question, health promotion. Can you tell us more about health promotion? Or what does it mean to a common man? Health promotion means even before you have if you have a good health, which will tackle large range of diseases, not one isolated disease. Like if you have good health, if you have a good, say, diet, good exercise, good sleep, these are the 3 main, good mental health. So your immune system is primed to face any other pathogens. So that will give you a more broad spectrum. And even if you get infected, your fighting is better. Your immune system, your body will fight better.
And that is why all this, actually somebody has questioned also whether this can be called a pandemic, because pandemic was earlier defined those who kill the healthy and young. This virus is not killing the young and healthy. This virus is killing the old and people with comorbidities. So it is not a very strong virus that it has been made out to be, because people are aging, particularly in the West. Most of the mean age of death was almost 80 years, 70, 80 years people were dying, and that inflated the statistics. So even at that age, you can keep healthy. So that is your health promotion, that you have a overall good health. Instead of vaccination is specific protection. That is one vaccine at a time for one disease only. That, as I said, there can be any virologist may discover another virus and it will say it is causing so much, but people may be dying of the comorbidities like incidental. You can pick up thousands of viruses and bacteria from your throat, from your gut. So that correlation also may be questioned whether that is causing it or because of with the virus you are dying. So here the death certification was also a little distorted. Anybody found positive dying, even in USA, people have died of gunshot wound and RT-PCR positive has been labeled as a COVID death. People have died of traffic accidents. And 75%, even recently statement by CDC director that 75% of people who died were having 3 to 4 comorbidities. So health promotion means you control of your comorbidity. अमिताभ, बाहर तो मास्क पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर बिल्कुल रिस्क नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, पुलिस के डर से लोग बाहर ही मास्क पहनते हैं, जबकि बाहर दिन भर मास्क पहनेंगे। तो अभी तो जो बांग्लादेश में जो लेटेस्ट स्टडीज हुए हैं कि क्लॉथ मास्क से तो कोई फर्क नहीं होता है। अगर मास्क पहने, क्लॉथ मास्क पहने, कोई प्रोटेक्शन आपको मिलता नहीं। सर्जिकल मास्क से 11% आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो सर्जिकल मास्क को भी 6 घंटे में चेंज करना है कि वो नहीं कर सकते। तो मास्क से अगर आप ठीक से मेंटेन नहीं करें, उससे क्रॉस इन्फेक्शन का तो ज्यादा खतरा है, क्योंकि मास्क गंदा हो जाएगा। अब दिन भर गरीब आदमी वही मास्क को 2-3 दिन पहनता है। मेरे को तो यहाँ तक लगता है कि उसमें फंगस, गर्मी में हमारा मई जून में सेकेंड वेव में कितने को पता नहीं फंगल इन्फेक्शन उसके कारण तो नहीं हुआ, कहीं गंदा रखा है। मेरे को ऐसा डाउट होता है, ये मैं कईयों को पूछ चुका हूँ। और डॉक्टर अमिताभ सर, एक पब्लिकेशंस भी एम्स की तरफ से ही हुआ है कि उन लोगों में स्ट्रांग एसोसिएशन था, जो लोग मास्क पहनते थे उनमें ये जो ब्लैक फंगस का जब आया था वो केसेस ज्यादा रिपोर्टेड थे। तो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जो है मास्क वियरिंग था ब्लैक फंगस का, ये ऑलरेडी पब्लिकेशंस आ चुका है इस पे। तो मास्क का तो अभी जैसे डॉक्टर संजय राय ने कहा कि किसी अगर मरीज के पास जा रहे हो तो थोड़े देर के लिए पहन सकते हो इंडोर, उसके प्रोटेक्शन के लिए। और वो भी सर्जिकल मास्क भी चेंज करना चाहिए, और उसका भी बहुत। तो अभी तो ओमिक्रॉन के तो कोई मास्क से नहीं बचेगा। N95 आप पहन नहीं सकते दिन भर, और फिर सांस लेना बंद हो जाएगा। तो मास्क का बहुत ही मिनिमल रोल है, और बहुत ही जिस हिसाब से मास्क को, और बच्चों में तो बहुत नुकसान है उसमें फेशियल एक्सप्रेस। आई थिंक डॉक्टर अमिताभ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बारे में अभी पब्लिक को एजुकेट नहीं किया है as far as this Omicron regarding the wearing of the masks. वो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, पर इट इज रिकमेंडेड। अब रिकमेंडेड को पुलिस क्या करता है, फाइन दे लेता है। वो उसको क्या है कि वो लोग समझते हैं, आम आदमी सोचता है प्रोटेक्शन होगा, पर इतना प्रोटेक्शन नहीं होता जितना कि वो समझते हैं। पर पर्टिकुलरली आउटडोर में तो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लोग आउटडोर में ज्यादा पहनते पुलिस के डर से। और मास्क के ऊपर are fined, rather they are fined if for not wearing the mask. मैं 2 बार मैं फाइन दे चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। 2 बार मैं फाइन दे चुका हूँ पुलिस को। और नहीं, दूसरा जैसे आप कह रहे थे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसमें एक पब्लिश स्टडीज में अभी रिसेंटली देख रहा था, एक पब्लिश स्टडीज भी है कि उसमें ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम है, और ये साइड इफेक्ट्स है। कंटिन्यूअस मास्क यूज में साइड इफेक्ट्स है, और बच्चों में तो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि यूके में भी बच्चों में मास्क नहीं पहनने के लिए बोलते हैं, पर हमारे यहाँ शायद स्कूल में बोले। अभी स्कूल खुलेगा तो एक और ये समस्या आएगा, मास्क पहनना नहीं पहनना, क्योंकि मास्क से इनफैक्ट देयर इज अ नीड ऑफ mass awareness in this reference by government of मास्क India. अवेयरनेस में क्या होता है कि ये भी ऐसा पैनिक हो गया है कि मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको बिल्कुल बोलेंगे कि ये बहुत गलत बोल रहा है। मतलब वो
एक जैसे मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया है, बाकी दूसरे लोग बोलेंगे आप मास्क नहीं पहने हमको खतरा होगा। पूरे वर्ल्ड में ऐसे हो रहा है, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में लोग लड़ाई कर रहे हैं रास्ते में मास्क नहीं पहना, तो यहाँ पे भी ऐसे हो गया है कि लोगों को लगता है मास्क नहीं पहना तो आप उसको भी खतरे में डाल रहे हैं। तो मास्क का फोबिया भी जाने में बहुत टाइम लगेगा, और ये इमीडिएटली मास्क सब पहनते हैं, मैं भी दूसरे के इससे पहनते हैं। हमारे हर जगह ऑर्डर है मास्क पहनने का, ऑफिसेज में ऑर्डर है, कॉलेज में, इसमें सब जगह है। तो मास्क का भी थोड़ा ये एक जटिल समस्या अभी ये भी एक है। सुरेश Thank you. अंकल